अस्सलाम नाजरीन, हमारी मीटिंग हो रही थी आज के क्लिप के टॉपिक्स डिसाइड करने। तो सार एकदम से कमरे के अंदर आता है और कहता है पीपीपी मान की 27वीं तरमीम में। और मैंने अमरोज़ ने बेअक वक्त उसे देख कहा कि ये कैसे हो सकता है। जमहूरियत वाली पार्टी जिनकी शहादतें हैं जमहूरियत के लिए, वो 27वीं तरमीम को कैसे मान सकते हैं। नई चीज़ ये है कि फ़ेडरल कैबिनेट ने 27वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ड्राफ्ट अप्रूव कर दिया है। उसके बाद जो लाइफ टाइम सेरेमोनियल टाइटल फॉर फील्ड मार्शल है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ जजेस है, वो चीज़ें सीमेंट हो गई हैं कि अब ये इस तरह होगा। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ये सेनेट में जाएगा और फिर ये आपके सामने अप्रूव हो जाएगा। अब इसके अंदर जो जमातें हैं उनके क्या किरदार हैं, कि मेरा ख्याल है कि जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो इन जमातों को भी याद करना चाहिए, चाहे सुनहरे लफ्ज़ों में चाहे और लफ्ज़ों में, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। PMLQ ने बैक किया है 27वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने कहा कि जी कुछ प्रोविंशियल सीटें और दे दें तो हम भी साथ हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने कहा है कि अगर लोकल गवर्नमेंट बिल्स के रिगार्डिंग कुछ थोड़ा बहुत कर दिया जाए तो हम भी आपके साथ हैं। JUIF ने वाव किया है कि वो कोई ऐसी अमेंडमेंट आर्टिकल 243 को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो जमहूरियत को अफेक्ट करे। मौलाना फजल रहमान साहब जमहूरियत के बारे में क्या सोचते हैं ये आप सबको मेरे से बेहतर पता है। ये वही मौलाना फजल रहमान साहब हैं जिनको PTI जाके मिलती है मनाने के लिए और जमातें जाती हैं मिल के मनाने के लिए कि आप हमें बैक करें, लेकिन करते वो वही हैं जो JUIF को सूट करता है। और इस वक्त निज़ाम ऐसा बन गया है कि हर किसी को 27वीं तरमीम ज़ाती मफादात के लिए सूट करती है। तो 27वीं तरमीम का मामला तो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया। जो मामला क्लियर नहीं हो पा रहा था कि जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान से क्या चाहती है। यहाँ पे प्रोपेगेंडा किया जाता है कि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट तो हमें मुसलमान तसव्वुर ही नहीं करते कि हम लोग यहाँ पे बकौल हमारे वो हमारे दीन को दुरुस्त नहीं समझते, इसलिए जवाबी कार्रवाई में हम उनको ख़वारिज कहते हैं। उनकी बैक दहशतगर्द तंजीम TTP को ख़वारिज कहते हैं। तो एक आप समझ लें आइडियोलॉजिकल वॉर भी चल रहा है। लेकिन इस्लामी अमारात ने कह दिया, ज़बीला मुजाहिद ने, कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान मुसलमान बरादर मुल्क हैं, हम पाकिस्तान के लोगों से प्यार करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कोई रिस्पॉन्सिबल स्टांस नहीं ले रही अफ़गानिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए। इस बात में उन्होंने ख्याल है वो डंडी मार गए, क्योंकि एक्चुअली TTP अब पाकिस्तान के स्टेट अपरेटस में नहीं है, वो अब अफ़गानिस्तान के स्टेट अपरेटस में है। और जो उनका तीसरा राउंड ऑफ टॉक्स था इस्तांबुल में वो भी ख़त्म हो गया। और ख्वाजा आसिफ साहब ने अनाउंस किया कि अभी कोई अगला राउंड ऑफ टॉक्स नहीं है। और ज़बीला मुजाहिद ने भी ये बात कन्फर्म की। तो आपके वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर पीस इंश्योर नहीं होगा। अब आप इमेजिन करें कि अफ़गानिस्तान TTP को बैक कर रहा है, KPK के अंदर ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो वहाँ पे सूबाई लेवल पे क्या हालात होंगे। अब इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सुहेल अफरीदी साहब ने कुछ रिमार्क्स दिए थे। उन्होंने कहा था कि जब यहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं तो कई वक़ूए ऐसे हुए हैं कि जहाँ पे मिलिट्री ने कुत्ते बांधे हैं हमारी मसाजिद के साथ, और जब हमने ये कहा है कि ये मसाजिद की तौहीन है तो उन्होंने कहा कि कुत्ते और तुम्हारे में फ़र्क क्या होता है, यानी कि उन्होंने एक गिला किया। हम ये भी देख चुके हैं कि हमारी मस्जिदों में ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो कुत्ते बांधते थे, और जब हम जाते थे हम कहते थे कि ये मस्जिद की तौहीन है, तो वो कहते थे कि ये कुत्ते और आप जो है ये एक ही बात है। इस पर मोहसिन नकवी साहब का बहुत सख्त बयान सामने है। उन्होंने कहा अफरीदी साहब ने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं और वो ग्रेटिट्यूड नहीं शो कर रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा शहादतें हमारे फ़ौजी भाइयों की KPK के अंदर हुई हैं। मेरा ख्याल है कि हर कोई हिस्ट्री के साथ खेल खेलता है, हर कोई हिस्ट्री के वकूए जो अपनी पसंद के होते हैं चुन लेता है। सुहेल अफरीदी साहब पूरी बात करें कि PTI के दौरे हुकूमत के अंदर ये दहशतगर्दों के साथ हमने समझौते किए थे और उनको यहाँ रिपॉपुलेट किया था, क्योंकि उस वक्त की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी वो ये करना चाहती थी। बाजवा डॉक्ट्राइन था ये। बाजवा जनरल फैज़ ने बाकायदा बैठ के लोगों को समझाया था, जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स उस वक्त, यार दुनिया के 85% इंसर्जेंसीज ख़त्म ही मुज़ाकरात से होती हैं। उनके लिए पैसे मुख्तस किए थे रिहेबिलिटेशन के लिए और आपकी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था। जब वो आपसे रिहेबिलिटेट नहीं हुए, जब वो एक पाकिस्तान के कल्चर में ब्लेंड नहीं हो सके, अब वो कल्चर क्या है वो अलग बहस है। आप पाकिस्तान के हर शहर में जाएँ वो कल्चर ही वखरा है, कोई सेंट्रल कल्चर तो हमारा है नहीं, पर वो नहीं हो सके तो अब उनके खिलाफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं। तो मुकम्मल सच बोला करें, जैसा मोहसिन नकवी साहब भी आधा सच बोल रहे हैं कि ऐसी कोई बात तौहीन ऑफ अफवाज की सुहेल अफरीदी साहब ने नहीं की। और बड़ी माजरत के साथ मुझे नहीं पता था कि ब्लास्फेमी ऑफ पाकिस्तान आर्मी को क्राइम है, या ये क्राइम हो भी सकता है। एक बंदे ने तनकीद की है, आप उसका इल्मी जवाब दें। उन्होंने कहा कि कोई भी पेट्रियाटिक पर्सन जो मुल्क से मोहब्बत करता है वो ऐसी स्टेटमेंट दे ही नहीं सकता अबाउट द करेजियस ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स हु हैव सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर द पीस ऑफ द नेशन। मोहसिन नकवी साहब, मेरी रिक्वेस्ट है आप ये सवाल जाके मोहसिन दावड़ से करें
कि वो पाकिस्तान की अफवाज की हरकत व सकनात बताए जब ऑपरेशन वज़ीरिस्तान में हो रहा था। ये सवाल आप सेनेटर मुश्ताक से करें, ये सवाल आप मारंग बलोच से करें, ये सवाल आप उन लोगों से करें जो विक्टम्स हैं या वो क्लेम करते हैं कि वो विक्टम्स हैं। आप ये आंख मचोले की पॉलिटिक्स सुहेल अफरीदी के साथ खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको डर है कि अली अमीन गंडापुर साहब की तरह वो एमिएबल नहीं है आपकी डिमांड्स को, और वो कोई तहरीक चलाएगा इमरान खान की रिहाई के लिए। लेकिन मैं इसमें भी आपको एक रियलिटी बता दूं, इमरान खान साहब की रिहाई नामुमकिन है। हामिद मीर साहब ने रिसेंटली एक प्रोग्राम किया था जिसके अंदर उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी। वो इंटरव्यू दे रहे थे किसी को, उन्होंने कहा था कि इमरान खान की रिहाई कभी भी हो सकती है। इमरान खान साहब की रिहाई का तरीका बड़ा आसान है, सिर्फ इमरान खान साहब को नवाज शरीफ बनना पड़ेगा। इमरान खान साहब मेंटली कभी नवाज शरीफ बनना ही नहीं चाहते, लिहाजा उनकी रिहाई होते हुए नज़र नहीं आती। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे मुल्क में कोई भी सियासी लीडर अपनी रिहाई किसी भी टाइम करा सकता है। उसका बड़ा सिंपल तरीका होता है कि आप अगलों की डिमांड्स मान लें, वो आपको रिहा भी करते हैं, जहाज से बैठाते भी और मुल्क भी पहुँचाते हैं बाहर किसी। नवाज शरीफ साहब 2 दफ़ा ये कर चुके हैं, बेनज़ीर साहिबा कर चुकी हैं, ये सब कुछ हुआ हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं हो रही। लेकिन इमरान खान साहब अभी तक लग रहा है कि इसको नहीं करना चाहते। पीटीआई ने एक रैली कॉल की थी क्वेटा के अंदर, जो उन्होंने अब कैंसिल कर दी है अमिड टाइट सिक्योरिटी कंसर्न्स। ज़ाहिर है बलूचिस्तान हाईली सेंसिटिव एरिया बन चुका है। कंटिन्यूसली हमारी ट्रेन वेज पे अटैक हो रहा होता है, वहाँ पे दहशतगर्दी के ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, वहाँ पे हमारे फ़ौजी जाके लड़ रहे होते हैं, शहीद हो रहे होते हैं। तो वहाँ पे इस तरह की रैली करने से उन्होंने सोचा कि बेहतर है कि हम ना करें। वैसे इसी सारी ड्यूरेशन के दौरान मारंग बलोच ने भी अपनी तहरीक बलूचिस्तान के अंदर से लीड करके इस्लामाबाद पहुंची थी। अगर पीटीआई चाहती है कि इमरान खान को रिलीज़ कराना चाहती है मैसेज की ताकत के ऊपर, तो उनको दिलेरी दिखानी पड़ेगी। आपको सेक्रीफाइसेस देने होते हैं और सबसे पहली सेक्रीफाइस लीडरान को देनी चाहिए। और अगर उनकी ये नीयत नहीं है और सिर्फ वो बातें करना चाहते हैं, तो फिर जितने भी पीटीआई एसोसिएटेड यूट्यूब चैनल्स हैं, तो फिर तो वो सिर्फ इमरान खान का नाम लेके पैसे कमा रहे हैं, उनका पर्पस तो कोई नहीं है। और क्या ये जो पीटीआई की लीडरान है वो एक स्टैम्प पेपर पे साइन करने को तैयार होंगे कि जब खान साहब बाहर आते हैं और दोबारा इक़्तिदार में आते हैं तो वही कुछ नहीं करेंगे जो हर सियासी जमात दोबारा इक़्तिदार में आया करती है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ फिर समझौता कर लेते हैं। क्योंकि मैं पीके के कानून से आपको समझाता हूँ। पीके का कानून किसने बनाया था? ये पीके का कानून बनाया था गालिबन नवाज शरीफ साहब के दौर में। उसके बाद खान साहब ने इसे मज़ीद अमेंडमेंट्स की, सख्त किया, और फिर पीडीएम ने आके बिल्कुल ही उसको टाइट कर दिया। तो ये एक तसलसल हम देख रहे होते हैं। तो हमें क्या अश्योरिटी एज ए सिविलियन जो पीटीआई को एसोसिएट करता है, जो पीपीपी को करता है, जो पीएमएलएन को करता है, या एमयूएन जो पार्टी को भी करता है, कल को वो सियासी जमात अपने ही वर्कर को नहीं बेच देगी। ये भी हुआ है जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हैंग किए गए इलीगली, जो बाद में साबित हुआ इलीगल था, उनको मर्डर किया गया जुडिशल, तो लोगों ने खुदकुशियाँ की, पूरे मुल्क में धरने प्रोटेस्ट हुए। जरदारी साहब ने उन सब वर्कर्स को बेचा है जब उन्होंने जमहूरियत का साथ छोड़ के आमरीत का साथ दिया। 99 के अंदर जितने सियासी लीडरान अरेस्ट हुए, जेलों में गए, नवाज शरीफ साहब ने उन सबको बिट्रे किया जब उन्होंने सौदा किया, जब वो जदा गए। यही दोबारा हुआ। तो खान साहब क्या गारंटी देंगे इस चीज़ की, और खान साहब के बाकी लोग क्या गारंटी देंगे? एक खुशाइन बात है जमहूरी पॉइंट ऑफ व्यू से, फवाद चौधरी साहब का इस्तीफ़ा जो है वो सामने आ गया। इस्तीफ़ा नहीं, सॉरी, उनकी टर्मिनेशन सामने आ गई। पीटीआई ने कहा कि जो भी हो जाए, हम एज ए जमात रहे ना रहे, हमारा लीडर बाहर आए ना आए, ये बंदा जमात से बाहर है। क्योंकि हमारी सियासत में फवाद चौधरी टाइप लोगों ने हमारी सियासत को तबाह कर दिया कि कभी इधर कभी उधर, लेकिन बेसिकली हमेशा पिंडी के, और ये प्रॉब्लम है। बल्कि एक शो के अंदर फैसल वाडा साहब और एक एंकर साहब हैं, गालिबन कामरान शाहिद साहब थे, उन्होंने तो कहा कि आप सब तो पॉलिटिकल लीडर, आप चले जाएंगे, मैं और फैसल वाडा तो यहीं पे रहेंगे। इसका क्या मतलब है? कि भाई हम लोग तो डीप स्टेट नैरेटिव पे हैं, हमारी नौकरियां सदा बहार हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स डीएम की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं।
डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हैं और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। अब पाकिस्तान ने UNSC का रेजोल्यूशन बैक किया है, लिफ्टिंग सैंक्शन ऑफ सीरियन प्रेसिडेंट शरा। ये US का ड्राफ्टेड टेक्स्ट था जिसके अंदर 14 नील से ये पास होगा। चाइना ने इससे अब्सटेन किया था ताकि जो UN सैंक्शंस लगाता है और बाकी मुल्क उसकी लाइट फॉलो करते हैं, अगर UN सैंक्शंस किसी भी लिफ्ट करते हैं तो बाकी मुल्क फॉलो थ्रू करते हैं, तो सीरिया की रिहेबिलिटेशन के लिए एक चीज़ शुरू हो सकती है। अब ये सीरिया के लिए तो अच्छी बात है, और ये इलाके के अंदर एक सिग्नल भी देता है कि अगर आप इसराइल के प्लान को तस्लीम करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि ये टेरिटरीज अब उनकी है, क्योंकि सीरिया का एरिया जो है उसके अंदर बहुत सारे डिस्प्यूट्स बन चुके हैं इसराइल की वजह से, जो वहाँ पे उन्होंने ओवर अ लॉन्ग पैसेज ऑफ टाइम रेडिकलाइजेशन खुद की, मिसयूज़ किया कम्युनिटीज़ को, और फिर बशार के ख़िलाफ़ पूरा एक मुहिम चलाई। बशार जालिम आदमी था, गोज़ विदाउट सेइंग, इसमें कोई मैं नहीं कह रहा, बशार बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि अब सीरिया उनके लिए थ्रेट नहीं है, तो लिहाजा अब दुनिया की ग्लोबल बॉडीज़ भी उनके लिए आसानियाँ पैदा कर रही हैं। कमाल बात नहीं है कि अमेरिका इसराइल डिटर्मिन करते हैं कौन थ्रेट नहीं है, सारी दुनिया की ग्लोबल बॉडीज़ कहते हैं जी हजूर बिल्कुल हम आके पीछे चलेंगे, और इसी चीज़ से बैंक कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जो इंडिया को शिकस्त दी है जंग में, जिसके बाद अमेरिका की पुष्टपनाही हासिल हुई है, तो वो इसी चीज़ से बैक कर रहे हैं कि अमेरिका की पुष्टपनाही की वजह से अब इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आएंगी, लेकिन फिल वक्त आते हुए नज़र हमें नहीं आ रही। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में अभी वो माहौल ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट किया जाए। एक खौफ की फ़िज़ा कायम है, किसी को नहीं पता कि उसकी सिक्योरिटी इंश्योर्ड है कि नहीं। अब आखिरी न्यूज़ के अंदर मैं मरीम नवाज़ साहिबा का एक बयान है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। मरीम साहिबा ने कहा कि मैं शहबाज शरीफ साहब की एक्सटेंशन हूँ पंजाब के अंदर। ये खुशाइन बात नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने फेडरल लेवल पर उतना परफॉर्म नहीं किया, और अगर शहबाज शरीफ साहब के हम चीफ मिनिस्टर टेन्योर्स भी देखें तो उसमें भी मेजर प्रॉब्लम्स थे। लेकिन हम मरीम नवाज़ साहिबा को इंडिपेंडेंटली जज करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कभी भी किसी को उसके बड़े के मुताबिक जज करना चाहिए। मरीम साहिबा ने कहा कि पाकिस्तान के लोग या पंजाब के लोग बिलखसूस उनको ये एप्रीहेंशन थी कि फ़ीमेल चीफ मिनिस्टर सूबा नहीं चला पाएगी। उन्होंने एक ही जुमले में पूरे के पूरे सूबे को मिसोजिनिस्टिक कह दिया हैं। पंजाब के लोगों ने बेनज़ीर को भी वोट दिया था, वो प्राइम मिनिस्टर थी मुल्क की। ये जो एक PMLN की फैंटेसी है ना कि हम दिखाएं कि मरीम साहिबा ने कोई ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क किया औरतों के लिए, ये हमें समझ नहीं आता। वो बेनज़ीर साहिबा ने किया था जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गई थी। चीफ मिनिस्टर छोटा होता है, ठीक है ना जी। मरीम साहब को बताना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है चीफ होता है, और चीफ मिनिस्टर छोटा होता है। तो बेनज़ीर साहिबा प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं, और बेनज़ीर साहिबा को इस चीज़ की मैं कहता हूँ कि मरीम साहिबा से ज़्यादा मैं दाद देता हूँ कि उन्होंने आमरीत के ख़िलाफ़ जंग भी लड़ी हुई है। जब बाकायदा उन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की आमरीत को अपोज़ किया था बड़ी यंग एज के ऊपर, एज़ अपोज टू बाहर जाके किसी कंफर्टेबल जगह सेटल हो जाना, और उनकी फैमिली की भी शहादतें थी उस पर्सपेक्टिव में। वो अलहदा बात है कि उनके मियाँ किसी और डगर पर चल पड़े, लेकिन बज़ात खुद उनकी सेक्रीफाइसेस थी, और उनके भाई की भी थी, उनके वालिद की भी थी, उनकी वालदा की भी थी। तो आपका तो मेरा ख्याल है कि विमेन एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जमहूरी एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो किरदार बहुत छोटा है उनकी बनिस्बत। साथ ही उन्होंने CCD की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि CCD पंजाब को क्राइम से फ्री कर रही है। ये वही लॉजिक है कि अगर सारे क्रिमिनल दुनिया के मार दो तो क्राइम नहीं होगा। ये एक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है क्राइम क्यों होती है। कोई बच्चा क्रिमिनल पैदा नहीं होता, मुआशरा बनाता है। हमारा मुआशरा क्रिमिनल बनाता रहेगा क्योंकि हम लालच को रिवॉर्ड करते हैं। हमने मलिक रियाज बनाया, हमने अलीम खान, जहांगीर तरीन और कई और बड़े बड़े लोग बनाए। जब हमने उनकी लालच को रिवॉर्ड किया, सियासी जमातों ने फ़ंड की खातिर किया, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने वोटों की खातिर किया, सपोर्ट की खातिर किया, जजेस ने अपनी ब्राइब से खातिर किया, तो ये एम्बोल्डन होते हैं। वो कल्चर तो नहीं ख़त्म हो रहा। आपके मुल्क के अंदर इस वक्त $30 बिलियन की क्रिप्टो प्रोफाइल्स हैं लोगों की। ये ब्लैक मनी है, और स्पेकुलेटेड है कि ये लगभग 300 से 400 बिलियन डॉलर की चीज़ बन सकती है। यानी कि इस वक्त जब पाकिस्तान में क्रिप्टो पे कानून क्लियर नहीं है, बाइनेंस पे कानून क्लियर नहीं है, प्लेटफॉर्म्स पे कानून क्लियर नहीं है, USDT पे कानून क्लियर नहीं है, तो $30 बिलियन पाकिस्तानियों का पैसा क्रिप्टो पे है। ये सारा ब्लैक मनी है। आम कशकोल लेके दुनिया से $1 बिलियन की भीख मांगते हैं। हमारे लोग 30 बिलियन क्रिप्टो में डाल के बैठे हैं। लोग नहीं आके मुल्क में पैसा लगाना चाहते यार, वो बाहर लेके जाना चाहते हैं।
तो आप कहते हैं कि जी हमारी मार्केटें क्यों नहीं चल रही, ये वो वजह है। जिस तरह एक ज़माना था 90s के अंदर कहा जाता था कि इंडस्ट्रियलिस्ट रियल इस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करते, फिर 2000s आया, इंडस्ट्रियलिस्ट को समझ आया कि हम पागल हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, अरब रुपया डेवलपर को दो, वो साल का 50 करोड़ प्रॉफिट देता है। अब उनको समझ आ गया इससे और भी आसान तरीका है, हमें तो डेवलपर भी नहीं चाहिए, दुनिया के ट्रेंड्स फॉलो करो, एक ब्रोकर रखो, पैसे दो, पैसे डबल करी जाओ। पिछले दिनों खबर चली थी मार्केट के अंदर कि एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन के गालबन $100 मिलियन का नुकसान हो गया था क्रिप्टो के अंदर, तो वो रिकवर हो गया है। मार्केट के उतार चढ़ाव में ये होता है जब आप सट्टे का बाजार खेलते हैं। इसके बावजूद $30 बिलियन जो है वो लोगों ने इसमें रखा हुआ है। तो मुझे नहीं पता मरियम साहिबा CCD किस लिए बना रही थी कि पंजाब के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट होगी। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन पंजाब हिस्ट्री 3 मिलियन पीपल हैव रिसीव्ड पे ऑर्डर्स वर्थ 10,000 एट देयर डोर स्टेप, और उसके बाद सारी पॉवर्टी ख़त्म, फिनिश्ड, वो पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं, सब गाड़ियां ले रहे हैं, लेकिन उन गाड़ियों से स्मॉग नहीं होता, इंडिया करता है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि 1.5 मिलियन इंडिविजुअल्स को 3,000 का मंथली राशन कार्ड मिला है। वेरी गुड। राशन की प्राइसेस हम इस स्पीड से बढ़ा रहे हैं, महंगाई इतनी हो रही कि ये 3,000 आपको अनकरीब 6,000 करना पड़ेगा। हम हमेशा प्रॉब्लम के रूट कॉज पर नहीं जाना चाहते, सिम्टम को ट्रीट करते हैं। हमारा ये प्रॉब्लम है और उसमें हम अरबों रुपए लगाते हैं, शायद खरबों लगा चुके हैं, और अभी भी वो कर रहे हैं। ये सारी बातें करके उन्होंने कहा कि मैं पूरे पंजाब की वज़ीर आला हूँ, नॉर्थ की नहीं, साउथ की नहीं, ईस्ट की नहीं, वेस्ट नहीं, पूरे पंजाब की। और जो लोग नॉर्थ साउथ पंजाब की बात करते हैं वो इक़्तिदार के भूखे होते हैं। मेरा ख्याल है कि मरियम साहिबा को ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। क्यों? साउथ पंजाब की नाराज़गी की हिस्ट्री है, नॉर्थ पंजाब की प्रॉब्लम्स की अपनी हिस्ट्री है, उनको इस तरह डिमिनिश कर देना गैर मुनासिब है। ये जो गाने आपको सुनाई दिए अभी बैकग्राउंड में किसी शायर की गज़ल, ये साद का था। मैं आज सारी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि जब आपकी शादी हो जाती है आपका मजाज तब्दील होता है, और आज साद का आखिरी दिन था यहाँ काम करते हुए। असल में बातें इतनी सीरियस हो रही थी कि थोड़ा ह्यूमर रिक्वायर्ड था। मैंने साद को शायर किया, उन्हें गाना लाता। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा अब ये सारी बातें करके चली गई हैं COP30 क्लाइमेट समिट है। पंजाब का वज़ीर आला क्लाइमेट समिट पे गया, इसको किसने बुलाया? लाहौर इज़ दी वर्स्ट रैंक सिटी इन दी वर्ल्ड, हम नंबर 1 है उसमें। और उस सूबे की चीफ, बाय द वे मरीम साहिबा को अब 2.5 साल हो गए, तो यानी कि हाँ 2 साल से हम वर्स्ट हैं। उस सूबे की चीफ मिनिस्टर को उस कॉन्फ्रेंस पे जाना ही नहीं चाहिए, बल्कि वहाँ प्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि ये वो सबसे गंदा सूबा है। लेकिन मरीम साहिबा किस चीज़ के लिए गई हैं? पंजाब के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट क्लीन पंजाब एंड ई मोबिलिटी इनिशिएटिव्स एंड डिस्कस क्लाइमेट रेजिलिएंट रीजनल लीडरशिप। इंडिया से हमारी बनती नहीं, हमारा एक रीजन, अफगानिस्तान से हमारी बनती नहीं, हमारा दूसरा रीजन, ईरान को हम उसकी ट्रेड करते नहीं, तीसरा रीजन, और चाइना को हम क्या कुछ नहीं सकते। तो हमारा रीजन तो पैक हो गया। यानी कि जिनसे हमने बात करनी थी कि जनाब को एमिशंस कम कर लें, को आप गाड़ियां कम कर लें, को आप कैटेलिटिक कन्वर्टर लगा लें फैक्ट्रियों के ऊपर, भट्टों के ऊपर, उनसे तो हम बात ही नहीं कर सकते। लेकिन अच्छी बात है वो स्टोर पे गई हैं, साथ में उनकी टीम गई है, वहाँ पे फ़ोटो शूट होगा, वो फ़ोटोज़ यहाँ प्रेजेंट होंगी, पेड कैंपेन्स चलेंगे, बूस्ट लगेंगे पोस्ट को, और एक बंद कमरे के अंदर लोग कहेंगे बड़ा अच्छा हुआ। ये हमारी सियासी रियलिटी है कि हमारा जो भी लीडर होता है वो एक बंद कमरे का लीडर होता है, वो आवाम का लीडर नहीं होता, वो अवामुन्नास में नहीं फिरता, वो आवाम की प्रॉब्लम्स को नहीं जानता, वो आवाम के साथ एसोसिएट भी नहीं करना चाहता। इसी सारी चीज़ के दौरान UNDP को पाकिस्तान का इदारा नहीं है, को ISPR का इदारा नहीं है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ह्यूमन डेवलपमेंट के दरमियान बहुत बड़ा गैप आ गया है। पाकिस्तान 20% अपनी GDP 2050 तक सिर्फ क्लाइमेट चेंज से लूज़ कर लेगा। उन्होंने कहा 2 कहानी है पाकिस्तान में, एक कहानी है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और दूसरी तरफ है सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के टारगेट्स को अचीव करने के लिए हम ह्यूमन एंड सोशल डेवलपमेंट के टारगेट्स को तबाह कर रहे हैं, और ये रियलिटी है। ये वो रियलिटी है जो इंडिया चाइना के मॉडल में दी जाती है। इंडिया का जो इकोनॉमिक मॉडल है कि वो
5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना चाहते हैं, वो अडानी, अंबानी, टाटा के सर पे बनना चाहते हैं कि आप इतना रेवेन्यू जनरेट करें कि हम अपनी इकॉनमी को बूस्ट कर सकें, लेकिन ट्रांसलेशन ऑफ फंड्स वो नहीं चाहते। वहाँ पे वेल्थ एक्यूमुलेशन होती है, और पाकिस्तान में भी एग्जैक्टली ये। मैं आपको बार बार एक बात हम यहाँ ईऑन पे बताते हैं, हम मेरे ख्याल है 1.5 साल से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ें होंगी। आपकी इकोनॉमिक हालात वर्स टू वर्स होते जाएंगे। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट स्कीम पे स्कीम लॉन्च करती जाएगी। वो स्कीम मिडिल क्लास के लिए नहीं होगी, वो स्कीम पॉवर्टी लाइन से नीचे लोगों के लिए होगी, और वो इतनी होगी कि उनको सर्वाइव करा दिया जाए, वो ज़िंदा रहें ताकि वो हमारे फैक्ट्रियों में, हमारे खेतों में काम कर सकें। जब आपने एक स्लेव लेबर फोर्स तैयार करनी होती है तो आप ऐसा कैपिटलिस्टिक मॉडल सामने लेके आते हो जहाँ पे वेल्थ जो होती है वो कंसंट्रेट होती है, और ये इस वक्त दुनिया में राइज है। ये मॉडर्न डे फीफडम्स इन्हें कहते हैं जो बन चुकी हैं, ये करंट गवर्नमेंट और मिलिट्री जुंटा इन्फोर्स कर रही है। पहले भी यही हो रहा था बाय द वे, मैं कतन ये नहीं कह रहा कि पहले दौर ऐसे ही था, लेकिन अब हम उस लेवल पे चले गए हैं कि अब हम वो प्रॉब्लम देखना भी नहीं चाहते, हम वो पोलाइट सुनना भी नहीं चाहते। फ़ोटो ऑप्स के लिए सब गए सलाब जदगान के पिलने, उन एरियाज़ में, उन इलाकों का अभी क्या बन रहा है कोई मीडिया खबर नहीं चलाएगा। क्यों? क्योंकि वो तबाहकुन इलाके हैं, गवर्नमेंट उनके लिए कुछ नहीं कर सकती। ज़मीनें मैं खुद ओकारा डिस्ट्रिक्ट में देख के आए जो ख़त्म हो गई हैं। 1 एकड़ 40 लाख रुपए का था, अगर किसी का 100 एकड़ ख़त्म हो गया, 40 करोड़ की ज़मीन ख़त्म हो गई, उसको आप क्या दोगे? कुछ भी नहीं दे सकते। ब्रिटिश साम्राज्य के दौर में जब फ्लड आया था तो उन्होंने मुतबादिल ज़मीनें दी थी, सतलज का फ्लड आया था। यहाँ पे क्या होता है पता नहीं। 27वीं तरमीम आ चुकी है, पास हो जाएगी, आपने फ़िक्र नहीं करनी। मिलिट्री क्रैकडाउन जारी रहेगा, पॉलिटिकल क्रैकडाउन जारी रहेगा, आपने फ़िक्र नहीं करनी। सारे दानिश्वर ने कहा है जमहूरियत की ज़रूरत नहीं है, आपने फ़िक्र नहीं करनी, क्योंकि खुदा ना खास्ता आपने फ़िक्र कर ली तो आप भी जेल में जाएंगे। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए भी करेंगे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।